चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो समझ गए हम। इतना समझ गए? जी। चलिए थोड़ा सा हल्का सा फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर हम लोग किए हैं जर्नल। जर्नल में हम लोगों ने जर्नल एंट्री के साथ एक और चैप्टर साथ में किया था, और वो किया था डिफिनीशन पार्ट डिप्रिसिएशन। ऑफ। डिफिनीशन पार्ट हमने डिप्रिसिएशन। किया था। डिफिनीशन पार्ट में हम लोगों ने सब कुछ देखा था, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, सब कुछ देखा था, ईच एंड एवरीथिंग। फिर जर्नल के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, जर्नल के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी बिजनेस में अगर जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ जिस ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व रहता है, अगर किसी भी बिजनेस के किसी भी ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व है तो उस पैसे को अकाउंट की लैंग्वेज में लिखना। अकाउंट हम लोग अगर अपने लैंग्वेज में कॉपी पे डायरी पे लिख ले तो वो हम लोग की अपनी लैंग्वेज होगी, लेकिन अगर अकाउंट की लैंग्वेज में उसको हम लिखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वर्ल्ड वाइड, तो उसको जर्नल एंट्री बोला जाता है। जर्नल एंट्री वैसे मान लीजिए अपनी लैंग्वेज में कोई उल्टा लिखेगा, कोई सीधा लिखेगा, कोई ऊपर से लिखेगा, कोई नीचे से लिखेगा, कोई हिंदी में लिखेगा, कोई इंग्लिश में लिखेगा, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना जो पूरे वर्ल्ड में सब जगह एक ही जैसा लिखा जाता है, उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर है लेजर। लेजर बस आप 5 मिनट समझ लीजिए, लेजर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। लेजर लेजर कुछ नहीं है। लेजर क्या है वो अभी आइए देखिए, एकदम आसान चैप्टर है, लेकिन मार्केट में सबको सबसे टफ चैप्टर अगर कोई लगता है तो लेजर, और सबसे बोरिंग चैप्टर भी लेजर लगता है। 5 मिनट में आप लेजर समझ जाइएगा। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में, किसी भी बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को जब आप पहली बार अपनी अकाउंट की लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी भी बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि अकाउंट की लैंग्वेज है, तो उसको जर्नल एंट्री कहा जाता है। जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो आपको पता है कि जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो जितनी बार होंगे हम बार 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 जर्नल एंट्री करेंगे। मान लीजिए अगर सेल की एंट्री पूरे ईयर में अगर सेल की एंट्री अगर मान लीजिए 1 लाख टाइम होती है, तो हम 1 लाख टाइम जर्नल एंट्री पास करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो हम लोग 1 लाख टाइम जनरल एंट्री किया, मान लेते हैं इस 1 लाख टाइम में 50-50 अगर हम कर ले एकदम आसानी के लिए, 50-50 मान लीजिए 50,000 ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं, 50,000 ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं जो कैश हैं, और 50,000 ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो कि क्रेडिट है। पॉसिबिलिटी है कि 1 ईयर में हमने क्रेडिट में 50,000 ट्रांजेक्शन को सेल किया है, तो उसमें से कुछ पैसा फिर रिसीव भी हो गया होगा, तो क्रेडिट कम हो जाएगा। और जो हम उधार बेचते हैं, जिसको हम उधार बेचते हैं, हमने आपको पहले बताया है कि हम उसको डेटर के नाम से बुलाते हैं। तो जब ये पैसा जब तक नहीं मिला है तब तक ये डेटर है, लेकिन जब ये डेटर पैसा दे देगा तो ये डेटर से माइनस हो जाएगा और कैश में पैसा प्लस हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है जर्नल एंट्री के टाइम में। अभी मुझे एक बात बताइए, आप किसी कंपनी के एक अकाउंटेंट हैं या चार्टर अकाउंटेंट हैं, आप अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं और आपका बॉस या आपका ओनर आपके केबिन में आया और बोला जो कि प्लीज मुझे ये बताइए कि अभी हमारे पास कैश कितना है। एक लास्ट ईयर मान लीजिए आपकी नई कंपनी है और एक ही फर्स्ट ईयर ही ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि हमारे पास कैश कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपको जर्नल के इस 50,000 ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा, और ये 50,000 ट्रांजेक्शन में से जो पैसा आया हमारे पास वो भी देखना पड़ेगा। मतलब एकदम से आप उसको बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि आपके पास कितना पैसा है। या अगर वो आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि हमारे पास कितने डेटर हैं, कितने अमाउंट के डेटर हैं, तो भी आप उसको बताने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि आपके साथ समस्या क्या है, जो ये 1 लाख ट्रांजेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर एक पेज पे आप 10 ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो हो अब देख लीजिए कितने पेजेस आपको पलटने पड़ेंगे। अगर एक पेज पे 10 ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो अगर 10 यहाँ से हटा दे तो 10,000 पेजेस आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर अगर आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हैं या बहुत मेहनती हैं, फिर भी 10,000 पेजेज काउंट करने में या देखने में या चेक करने में मुझे लगता है कम से कम तो महीना से ऊपर आपको जाएगा। तो सोचिए
जर्नल के थ्रू हमने जो ट्रांजेक्शन किया उससे हम किसी को यह नहीं बता सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारे पास कैश कितना है, कितना ओनर पैसा लेके गया है, ड्राइंग है, कितना ये हुआ है, हमारे पास एसेट है, कितना एसेट हमने सेल किया है, कितना एसेट हमने परचेज किया है, कितना हमने डेली टू डेली एक्सपेंसेस किया है यानी सैलरी पेमेंट किया है, कितना हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है। जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आपके पास, उन सब ट्रांजेक्शन के लिए आपको बार 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 आपको पता नहीं कितने बुक्स ऑफ अकाउंट पलटने पड़ेंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी होशियार आदमी क्या करेगा, इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी होशियार आदमी क्या करेगा कि जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं उतने की एक अलग अलग कॉपी बना लेगा, एक अलग अलग कॉपी बना लेगा, और जिससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको एक कॉमन जगह तो जनरल एंट्री पास करेगा ही, जहां पे कॉमन होता है वहां पे आप जनरल एंट्री पास करेंगे। और जहां जहां कैपिटल के कॉपी में कैपिटल का पैसा लिख देंगे, कैश के कॉपी में कैश का पैसा लिख देंगे, ड्राइंग के कॉपी में ड्राइंग का पैसा लिख देंगे, एसेट के कॉपी में एसेट का पैसा लिख देंगे, सैलरी में सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या हम ऐसा करेंगे या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो ऐसा हम करेंगे, तो इसी करने को आपको लेजर बोला जाता है। ये जितने कॉपी आप बनाएंगे जहां पे अलग अलग आइटम को आप नोट करेंगे, अलग अलग पॉइंट को लिखेंगे, उसको ही क्या बोला जाता है, लेजर। इसको ही लेजर बोला जाता है। और इस जर्नल में से लेजर में लिखना, जनरल में से अमाउंट उठा के लेजर में लिखना ही टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, पोस्टिंग। क्या बोला जाता है, पोस्टिंग। पोस्टिंग। हाँ, जनरल में से अमाउंट देख के अगर हम लेजर में लिखे उसको पोस्टिंग बोला जाता है। और अगर अलग अलग अमाउंट की कॉपी बनाए उसको हम लोग लेजर कहते हैं। अभी लेजर बनाने के बाद मान लीजिए आपके पास जितना भी कैश आया, तो उस कैश को आप एक अलग से कॉपी रखेंगे, और उस कॉपी में क्या करेंगे आप, जो भी पैसा आया उसको एक तरफ लिख देंगे, जो भी पैसा गया उसको आप एक तरफ लिख देंगे। तो इस प्रोसेस को ही लेजर बनाना कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा अभी आपको 3-4 आवर क्यों बताया मैंने आपको बन लगेंगे, क्योंकि आप जितनी भी जर्नल एंट्री पास करते हैं उन सभी जर्नल एंट्री को आपको उठा के एक अलग अलग कॉपी यानी लेजर बनाना पड़ेगा, और उस सारे जर्नल्स के ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए स्टार्टिंग में आपको कितना टाइम लगेगा। यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। कुछ पूछना है यहाँ तक तो अब पूछ लीजिए। जैसे सर सीए लोग जनरल चेक करता है या फिर लेजर चेक करता है? जनरली आपको हम बता दें कि जितना भी दुनिया में अकाउंटिंग होता है वहां पर जर्नल एंट्री की इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के टाइम होती है, और सीए लोग जनरली लेजर चेक करते हैं। क्योंकि जर्नल एंट्री अभी तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, जैसे कि रिलायंस को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी हो गई। अभी जैसे कि मान लीजिए सपोज करते हैं एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जिसके डेली टू डेली बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्विगी, जोमेटो, या फ्लिपकार्ट, या अमेजोन। अब सोचिए कि इसके डेली बेसिस पे एक एक गांव से अगर कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर मान लेते हैं किसी इंडिया के किसी एक गांव से अगर डेली का अगर नहीं भी कुछ ओनली मान लेते हैं अगर 50 ट्रांजैक्शन होते हैं, 50 ट्रांजैक्शन होते तो सोच लीजिए इंडिया में कितने स्टेट हैं, और उस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट में कितने विलेज हैं। अब सोच लीजिए कितने ट्रांजैक्शन डेली अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह के होते होंगे। अगर आप इन सब की जनरल एंट्री चेक करने बैठिएगा तो आई थिंक मुझे लगता है आप बूढ़े हो जाइएगा चेक करते करते एक एक जनरल एंट्री। इसलिए इसका स्मार्टेस्ट वे होता है लेजर क्रिएट करो, तो आपको कैश सब एक जगह दिख जाएगा। आप क्या देखना चाहते हैं, कैश देखना चाहते हैं तो ये लीजिए लेजर और कैश चेक कर लीजिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा जो हमारे पास इतना पैसा आया, इतना गया, और इतना लास्ट में बचा हुआ है। ठीक है, तो हम आपको सब कुछ लेजर का बता दिए हैं। अभी 2 बातें बस हम बताएंगे, वो फॉर्मेट बताने के बाद, और बताना है 2 बातें, ध्यान क्या रखना है वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए,
मीनिंग ऑफ द लेजर क्या लिखा हुआ, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसको जो ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ये देखिए लिखा हुआ पोस्टेड, यानी जर्नल में से देख के और छाप देना लेजर में, वही पोस्टिंग कहलाता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक ए लेजर, जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जर्नल एंट्री अलग अलग नेम का आपने किया है, तो उसको अलग एक साथ बनाना, वो लेजर। मान लीजिए कैश का एंट्री आपने, जैसे कैश का अगर आपने 50 टाइम एंट्री किया है, तो सारे कैश को एक जगह लिख देना ही लेजर कहलाता है। स्टेटिंग डिफरेंटली, लेजर इज ए बुक इन विच द वेरियस अकाउंट, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वही मैंने जो आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कैश है तो एसेट है, कैपिटल है तो लाइबिलिटी है, कैपिटल खुद कैपिटल अकाउंट हो गया, रेवेन्यू कोई इनकम हुआ आपको तो रेवेन्यू में जाएगा, एक्सपेंसेस डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट को, सबको आपको एक अलग अलग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और सबको जर्नल से उठा के वहां पटक देना ही लेजर बनाना बोलते हैं। लेजर, अभी आपको जो अगला पॉइंट बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ध्यान रखेंगे। अगर आपके हाथ में बुक है तो इसको आप वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं है तो याद रखिएगा इसको अंडरलाइन करना है, नहीं तो दिमाग में लिखिए या कॉपी में लिखिए। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द फाइनल एंट्री, लेजर इज द ऑल्सो कॉल ऑफ द फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री क्यों बोला जाता है, आपको थोड़ा सा जर्नल का थ्योरी पार्ट का एक क्लास मुझे देना बचा हुआ है, याद है, इस लेजर के बाद उसको दे के आपको खत्म कर देंगे। जर्नल को प्राइमरी एंट्री बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली बार फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगर कहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है तो वो जर्नल कहलाता है, और किसी भी ट्रांजैक्शन को आखिरी बार अगर कहीं पे एंट्री किया जाता है तो वो होता है लेजर। लेजर को इसलिए बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोला जाता है क्योंकि लेजर के बाद कहीं भी एंट्री जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे अकाउंट क्लोज करेंगे और उसके बाद जो आगे का आपका चैप्टर है जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब हम लोग लेजर से ही बनाते हैं, इसलिए इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको वही बात फिर से बोल रहा है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही बात है कि लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब बात हटा दीजिए, बस ऑब्जेक्टिव के लिए फिर यहाँ से लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। तो लेजर को फाइनल बुक्स ऑफ एंट्री भी कहा जाता है और लेजर को प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, हेडमास्टर। अगर आपके पास लेजर नहीं है तो आपको अकाउंट जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट मतलब आगे के अकाउंट, अभी आपने पढ़ा नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस शीट। बस आप इतना याद रखिए कि भाई अगर लेजर नहीं है तो आगे के जो भी अकाउंट है वो बनाना बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाता है। बन तो जाएगा लेकिन वही है, एक दिन का काम एक महीने में होगा। तो लेजर, एक मिनट। लेजर जब भी हम क्रिएट करते हैं, लेजर जब भी हम क्रिएट करते हैं तो एक मिनट जरा आपको होल्ड करना पड़ेगा, एक मिनट।
हेलो। हेलो। हाँ सॉरी, थोड़ा एक फोन आ गया था। ठीक है, तो लेजर आपका प्रिंसिपल है, यानी कि हेडमास्टर है। इसके बिना आपको आगे के अकाउंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, 1 महीने का काम कितने दिन में होगा पता नहीं, सही बनेगा या कितनी बार आपको सही बनाना पड़ेगा काट काट के, वो आप जब अभी लेजर कुछ देर बाद बनाएंगे तो आपको उसका इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ बस अगले फ्रंट पेज में आपको दो ही बात याद रखनी है कि लेजर फाइनल एंट्री है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, और लेजर प्रिंसिपल बुक है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बस आपको याद रखना है। फीचर लेजर के क्या फायदे हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपको फायदा बता के पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आप लेजर समझेंगे नहीं तो फिर फायदा समझ के करेंगे क्या। तो सबसे पहले आइए सीक्वेंस नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द लेजर। तो लेजर का फॉर्मेट भाई साहब देख लीजिए, एकदम आसान है। डेट पार्टिकुलर, अगर जेएफ को 1 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट आपको ऐसे जो आपके सामने है डिट्टो वैसा ही आपको बनाना पड़ेगा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। और एक छोटा सा कॉलम जेएफ का होगा, जेएफ मतलब हो गया जनरल फोलियो। यहाँ पे कोई इंपोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जर्नल एंट्री होगी ओरिजिनल यानी प्रैक्टिकल हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको नंबर पुट करते हैं। लेकिन अभी हमको पढ़ने के टाइम बस एक छोटू सा लाइन आपको खींच के छोड़ना पड़ेगा। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर डीपीए, डीपीए इसको बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर डीपीए से आप याद रख सकते हैं। अगर आपका स्कूल डीपीएस है तो याद रखिए डीपीए, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। और ये आपको आज के बाद जब लाइफ में हर बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, कैश बुक बनाएंगे वहां जरूरत पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का मतलब कोई भी लेजर क्रिएट करना होगा आपको, तो आपको ये डीपीए डीपीए पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपका स्कूल है डीपीएस, बस इसको डीपीए में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको याद रहेगा डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट होगा। और अब हम आपको लेके चलते हैं कि लेजर को कैसे तो बनाया। सर सॉरी, एग्जाम में जेएफ लिखना पड़ता है क्या? हाँ एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे जेएफ। वहां पे जनरल एंट्री में एलएफ लिखते थे लेजर फोलियो, तो यहाँ पे बदला लेना है आप सबको, क्योंकि जब हम लोग जनरल एंट्री करते थे तो वहां बदला ले, वहां लिखते थे ना एलएफ, जी तो जी। एलएफ लिखते थे, इसी का नंबर लिखते थे लेजर फोलियो। मतलब यहाँ पे जब जनरल एंट्री करते थे तो लेजर नंबर लिखते थे कि कितने लेजर नंबर में वो एंट्री जाएगा, बात समझिए। जब हम लोग जैसे कैश एंड कैश टू कैपिटल ये हमने जनरल एंट्री किया, तो अब हमने कैश के लिए एक अलग से कोई कॉपी बनाया होगा या बुक बनाया होगा, तो उसका नंबर क्या है, मान लीजिए 1 नंबर है, तो हम यहाँ पर एलएफ में वहां डाल देते थे कि अलग से जो कॉपी बनाया है लेजर बनाया है वो 1 नंबर में जाएगा कैश। और यहाँ पे जब हम कैश का एंट्री करेंगे तो उसी जर्नल में क्या लिखा था हमने 1 नंबर, तो ये कौन सा जर्नल एंट्री, मान लीजिए 5 नंबर जर्नल एंट्री है, कैश को अगर नंबर 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे यहाँ 5 लिखेंगे। तो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करता है, यानी जब आप जर्नल बनाएंगे तो लेजर का नाम लिखेंगे, और जब लेजर बनाएंगे तो आपको जनरल फोलियो का नंबर डालना पड़ेगा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ये न सीक्वेंस नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चल रहा हूँ लेजर बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। पोस्टिंग द एंट्री क्या होती है ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि जब हम जर्नल से जो भी ट्रांजेक्शन को उठा के और लेजर में पटकते हैं, यानी उसके नाम के कॉपी में लिख देते हैं, तो उसी को पोस्टिंग बोलते हैं। तो सीक्वेंस नंबर 3 हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन मैचिंग मैकेनिज्म ऑफ द पोस्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ द पोस्टिंग, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये पढ़ने लायक नहीं है। क्यों पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि जो अभी आपको हम बताएंगे नीचे जाके वही ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, क्या पोस्टिंग डेबिट में करते हैं, क्या क्रेडिट में करते हैं, कैसे बनाते हैं लेजर, वही लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए पहले लाइन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद डेट का कॉलम डालिए, तो ये सब नहीं लिखा पढ़ना है अपने को। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं जो कि हमें लेजर का फॉर्मेट कैसे डीपीए डीपीए रखना है, और बीच में हमें जर्नल से बदला लेना है। वो एंट्री कहाँ से आई, तो जर्नल से आई। अभी आपको एक जर्नल एंट्री देखिए, और उस सिंपल जर्नल एंट्री छोटे छोटे ट्रांजेक्शन से हम लोग लेजर बनाना सीखते हैं।
अभी आपको यहाँ पे सामने में एक जर्नल एंट्री दिख रही है और इस जर्नल एंट्री को देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और नीचे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेड। हमने सैलरी पेड किया है, तो आपको पता है कि सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है पुराने तरीके से, यानी ट्रेडिशनल मेथड से तो डेबिट होगा, या फिर सैलरी एक्सपेंडिचर है मॉडर्न मेथड से तो भी इस सैलरी डेबिट होगा। बैंक हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट है तो पुराने तरीके से रियल अकाउंट के थ्रू इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और मॉडर्न अप्रोच में हमारा एसेट है, और एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ये जर्नल एंट्री आप समझ गए कि हम सैलरी पेमेंट की जर्नल एंट्री कर रहे हैं कैश टू बैंक। अभी आप समझ गए, जर्नल एंट्री समझे ना आप? जी। हाँ, तो सैलरी हमने पे किया, ये जर्नल एंट्री है। अभी आपको इस जर्नल एंट्री में कितने नेम दिख रहे हैं, 1 और 2? जी, दो नाम। दो नाम दिख रहे हैं। इन दोनों नाम की अलग अलग अकाउंट यानी अलग अलग कॉपी बनेगा, और उस कॉपी को हम लोग लेजर बनेंगे, लेजर देखेंगे। तो ये देखिए हम लोग लेजर बना लिए, ये फॉर्मेट है हमारा लेजर का। और हम सबसे पहले सैलरी अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। तो लेजर का, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। आपका जो सैलरी अकाउंट है उसका हम लेजर बना रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट का जो हम लेजर बना रहे हैं, तो सबसे पहले सैलरी अकाउंट लिखेंगे, और उसके बाद आपको ये फॉर्मेट चिपकाना है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, और बीच में जीएफ जेएफ। अभी आप मुझे बताएंगे कि सैलरी अकाउंट का आपने जर्नल एंट्री क्या किया था। तो सैलरी अकाउंट का आपने जर्नल एंट्री किया था सैलरी टू बैंक। मुझे ये बताइए कि ये सैलरी जर्नल में क्या हुआ था, डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था? अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डेबिट। सैलरी डेबिट हुआ था। तो सैलरी अकाउंट हमने लेजर बना रहे हैं सैलरी अकाउंट का, तो सैलरी के डेबिट में हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे तो लिखना चाहिए था हमें सैलरी, लेकिन गड़बड़ हो गया, यहाँ तो लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट। तो यही आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना है, और यहीं से कंफ्यूजन स्टूडेंट का क्रिएट होता है। तो आपका साफ साफ यहाँ पे रहना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट अटक भटक जाते हैं। देखिए, जब मान लीजिए, सपोज कीजिए आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, और एक और पर्सन बैठा हुआ है, एक और पर्सन बैठा हुआ है, तीन लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए ए बी और सी, तीन आदमी बैठे हुए हैं। तो हम दोनों ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों ए और बी के, हम दोनों लोग ए और बी हैं। आप मान लीजिए ए हैं और मैं हूं बी। हम दोनों लोग बात कर रहे हैं सी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया? आप ए हैं और मैं बी हूं, हम दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग सी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग सी के बारे में जितनी बार बातें बोलेंगे उतनी बार ये बोलेंगे कि सी अच्छा लड़का है, सी खाना नहीं खाता है, सी उठ के जाता नहीं है, सी आता नहीं है, सी रोता नहीं है, सी गाता नहीं है? नहीं बोलेंगे ना बार बार सी का नाम, बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब हम दोनों पहले से जानते हैं कि हम लोग सी के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग, आप जैसे कि देखिएगा, जैसे आप दो दोस्त, आपका कोई फास्ट फ्रेंड होगा, तो आप उससे बात करते होंगे अगर किसी के बारे में, तो आप क्या बात करते होंगे, उसका नाम लेके बार बार तो नहीं बोलते होंगे। एक बार पहली बार नाम बोल दिया, उसके बाद अच्छा हाँ वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे ही बात करते हैं ना। या हम लोग घर में भी किसी रिलेटिव के बारे में बात करते हैं तो बार बार नाम लेके तो बात नहीं करते हैं। सिर्फ बस एक बार नाम लेके बात कर लिया हम लोगों ने, तो दोनों लोग समझ गए कि अच्छा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग बार बार ये वो हाँ ही, जैसे इंग्लिश में भी आप सीखते होंगे ना, ही सी दैट दिस का यूज, जब जब आप सीखते हैं इंग्लिश में, तो यही तो ये एग्जाम्पल प्रोनाउन दिया। वाला। हाँ, यही तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि राम इज गुड बॉय, राम इज नॉट फीलिंग वेल, राम नॉट कम इन द स्कूल। ऐसे तो बार बार हम लोग राम यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, ही, दैट, हु, ये सब यूज करते हैं। तो इंग्लिश में आप सीखें उसी तरह, जब हम लेजर का नाम, हम ये लेजर है और इस लेजर का नाम है सैलरी अकाउंट। तो जब कोई सैलरी अकाउंट को देख लिया तो समझ गया कि इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं वो सब के सब सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, जो सैलरी पेमेंट हुआ होगा। तो सैलरी जब भी हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो सैलरी जर्नल एंट्री में
जहां पे आया, सैलरी जर्नल एंट्री में जहां पे आया, तो सैलरी जर्नल एंट्री में अगर आप देखिएगा कि आया था डेबिट में, तो सैलरी के डेबिट साइड में ही हम लिखेंगे, लेकिन किसके नाम को लिखेंगे, तो जो पड़ोसी का नाम है उसके नाम से लिखेंगे, यानी बैंक अकाउंट के नाम से। तो सैलरी कैसे पेमेंट हुआ, तो बैंक से पेमेंट हुआ। और यहाँ पे हमने बैंक क्यों लिखा, तो बैंक इसलिए लिखा क्योंकि अभी जब हम बैंक का लेजर बनाएंगे तो वहां पे हम लोग किसका नाम लिखेंगे, बैंक क्या हुआ था, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हम लोग सैलरी लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम सैलरी में बैंक को डेबिट किया गया है, तो बैंक ने सैलरी को क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे अगर आपको इतना टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना नाम, इतना बस सीख लीजिए, जो कि जिसका लेजर बना रहे हैं तो लिखेंगे उसको वहीं पे जहां पे वो जर्नल एंट्री में था, लेकिन उसके पड़ोसी के नाम, नाम पड़ोसी का लगाएंगे, क्योंकि हम लोग कहीं फंस जाते हैं तो किसका नाम लगाते हैं, दूसरे का नाम लगाते हैं, तो नाम पड़ोसी का रहेगा। इतना बात आपके समझ में आया तो बताइए, फिर आगे बढ़े। एक बार सर फिर बताइए। एक बार फिर बताते हैं। देखिए ये नीचे अगर आप देखिएगा तो नीचे हम लोग बैंक अकाउंट का, हम लोग बैंक अकाउंट जो हम लोगों ने सैलरी पेमेंट किया तो जनरल एंट्री था सैलरी टू बैंक। अभी बैंक का लेजर बनाएंगे, ऊपर में लिख दिया बैंक अकाउंट और बना दिया डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अभी सैलरी यहाँ पे कहाँ है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है, अभी यहाँ पे तो और टू लगा क्रेडिट हुआ में है तो दिखा रहा है। क्रेडिट में है, टू लगा हुआ है तो क्रेडिट में है, सैलरी टू बैंक तो सैलरी डेबिट, टू बैंक क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट, अकाउंट के लेजर में लिखेंगे क्रेडिट साइड में ही बाय, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, सैलरी का, पड़ोसी का। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट वही रहेगा, बस नाम बदल जाएगा। ठीक है, हाँ, एक बार सर फिर थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया है इसमें। कंफ्यूजन बढ़ गया तो एक मिनट हम लोग, एक सेकंड आप होल्ड कीजिए। आसान भाषा में आपको समझाते हैं, गांव देहात की भाषा में। जर्नल एंट्री तो समझ गए, हाँ। जर्नल एंट्री समझ गए। जनरल मान लीजिए हम लोग सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट छोड़ दीजिए, हम लोग कोई पर्सन हमको पेमेंट किया, तो हमको पेमेंट करेगा, मान लीजिए मिस्टर ए ने या राम का, मान लीजिए राम ने आपको पेमेंट किया है 2000 रुपये, तो इसका क्या जनरल एंट्री होगा बताइए। राम हमको 2000 कैश अकाउंट टू राम अकाउंट। एकदम सही है। तो कैश अकाउंट टू राम अकाउंट हुआ, हाँ। कैश अकाउंट टू राम अकाउंट। तो यहाँ पे कैश क्या है, डेबिट है, हाँ डेबिट। और राम क्या है, क्रेडिट है। ये तो क्लियर है। अब मान लीजिए इस पूरे साल में, पूरे ईयर में राम हमको 5000 बार पेमेंट किया, 5000 टाइम, मान लीजिए हम दोनों बिजनेस करते हैं, 5000 टाइम पेमेंट किया, तो राम का हम एक अलग से रजिस्टर बना लेंगे। बना लेंगे। ठीक है, अब राम का एक रजिस्टर हम बना लेंगे, और रजिस्टर का फॉर्मेट आपको हम बता दिए हैं कैसे बनेगा, डेट पार्टिकुलर जे और अमाउंट, डेट पार्टिकुलर ये और अमाउंट। ठीक है, ये क्लियर है, जी जी। ये फॉर्मेट बना। अब राम ये किसका, ये कॉपी के ऊपर में हम राम का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी नौकर को भेजेंगे कि जा वो रजिस्टर लेके आओ, तो कि वो पूछेगा ना किसका रजिस्टर, तो हम बोलेंगे राम का रजिस्टर। तो उस कॉपी के सबसे ऊपर में, उस नोटबुक के सबसे ऊपर में राम का नाम लिखेंगे, राम अकाउंट। हाँ लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए राम हमको क्या दिया, पैसा दिया है, कैश। हाँ कैश दिया। तो राम के अकाउंट में हम लिखेंगे ना कि राम क्या दिया है, राम कहाँ पे है, ये क्रेडिट में है, हाँ राम क्रेडिट में। तो ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, तो हम क्रेडिट साइड पकड़ लेंगे। जी। और राम हमको किस चीज में पैसा दिया है, कैश में दिया है, बैंक में दिया है, किस चीज से पैसा दिया है, कैश से। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश, 5000 रुपया मान लेते हैं।
तो राम के रजिस्टर में तो लिखना पड़ेगा ना हमको, जो कि राम क्या दिया, तो कैश दिया। जी जी। ठीक है। रटने के लिए बस आप ये याद रखिए कि जिसका लेजर बनेगा ना, नाम पड़ोसी का चिपकाना है। नाम किसका चिपकाना है? पड़ोसी का। अपना नाम अपने रजिस्टर में नहीं लिखना है। अपना जैसे नाम कहने का मतलब सर, क्रेडिटर का नाम छापना है। अपोजिट का, जो भी अब जनरल एंट्री में जो अपोजिट पार्टी रहा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए राम को हमने पेमेंट किया है, तो राम क्या करेंगे, राम अकाउंट टू कैसे काउंट करेंगे? हाँ। तो राम यहाँ पे क्या है, तो राम डेबिट का। में है, हाँ। तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएंगे टू राम। लेकिन राम का रजिस्टर है, राम का ही नाम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, किसका नाम लिखेंगे? पड़ोसी कौन है इसका? जनरल कैश है एंट्री में प्रोसेस। कैश, तो टू कैश। तो यहाँ इस रजिस्टर देखने से क्या पता चल रहा है कि राम हमको पैसा दिया, और राम को हमने पैसा दिया। तो ये पता चल जाएगा, मान लीजिए राम को आपने 2,000 रुपया दिया, तभी आपका ओनर आएगा कंपनी का, पूछेगा कि राम का क्या हिसाब किताब है। तो आप यहाँ फटाक से बता दीजिएगा, अरे राम से 3,000 रुपया और लेना है या देना है, आप बता देंगे, क्योंकि राम से आपको 5,000 रुपया मिला, और राम को आपने 2,000 रुपया दिया, तो राम से 3,000 रुपया राम का अपने यहाँ ही पड़ा हुआ है ज्यादा। ठीक है। जी जी। तो ये समझ में आया ना? अच्छा चलिए एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसा हमारा था सैलरी, सैलरी हमने स्टाफ को पेमेंट किया, तो सैलरी टू बैंक हुआ हाँ, हो जाएगा। 10,000 रुपीज। अब मान लीजिए जिस स्टाफ को आपने सैलरी पेमेंट किया, वो आया आपके पास, अब बोला कि भाई आपने हमको सैलरी दिया ही नहीं। तो आप अपने स्टाफ को बोलिएगा ना, अरे सैलरी वाला रजिस्टर लेके आओ भाई। तो सैलरी वाला वो रजिस्टर लेके आया, तो सैलरी का रजिस्टर में यहाँ पे सैलरी कहाँ पे है, डेबिट में है। डेबिट में। तो डेबिट में हम लोग लिख, तो उसको जो सैलरी पेमेंट की, इसको किससे पेमेंट की है आप? सैलरी बैंक से पेमेंट हुआ, चेक तो से। यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक 10,000। तो सैलरी के रजिस्टर में फटाक से दिखा देंगे ना, देख भाई यहाँ पे तेरे को बैंक से पेमेंट किया है 10,000 रुपया। डेबिट साइड में दिखा रहा है। हाँ डेबिट, क्योंकि सैलरी डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखना है। जी ठीक है। जी। बैंक अकाउंट का भी बनाना पड़ता है। अब फिर हम यहाँ बैंक का बनाएंगे, तो फिर बैंक का यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। बैंक का पैसा किस चीज में यूज किए, तो सैलरी देने में यूज किए। जी जी। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा और क्लियर धीरे धीरे। हाँ हो जाएगा। एक आ रहा क्वेश्चन, क्लियर, हाँ। एक क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे? जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको सिंगल एंट्री की बात बताया है। अभी आपको कंपाउंड एंट्री में जनरल लेजर बना के दिखाएगा। और कंपाउंड एंट्री ये है, क्वेश्चन ऊपर में है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकित पेड टू सोहन बाय चेक 9,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। यानी अंकित को पे करना था सोहन को 10,000 रुपीज, और पूरा सेटलमेंट हो गया 9,600 में, यानी 400 का डिस्काउंट मिला है। तो हमने जनरलिटी, हमारे पास से पैसा गया है, तो टू बैंक अकाउंट कितना पैसा गया है, 9,600। और अंकित पे किया है किसको, सोहन को। अंकित ने पे किया है सोहन को, तो यानी सोहन क्या था, अंकित पे किया सोहन को। पेड टू सोहन। तो अंकित ने सोहन को पे किया था, तो सोहन क्या हुआ, सोहन को पेमेंट हुआ है, तो यानी सोहन पहले क्रेडिट रहा होगा, अब डेबिट हो गया। हाँ यानी लाइबिलिटी, मान लीजिए सोहन को हमें पे करना था, तो हो सकता है सोहन हमारा क्रेडिटर हो, तभी तो पे करना होगा। हाँ, हो हमने सकता पहले है। परचेज किया होगा 10,000 रुपीज का, परचेज किया होगा 10,000 का उधार, तो सोहन हमारे क्रेडिटर में हमारे सर पे बैठा हुआ था, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। अब उसको लग रहा था कि पैसा नहीं मिलेगा, तो बोला 400 रुपया छोड़ देंगे, अब तो दे दे भाई। तो बैंक हमारा एसेट था जो डिक्रीज हो गया, तो हमने क्रेडिट में चिपका दिया 9,600। और सोहन हमारा हो सकता है क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी क्या हुआ, लाइबिलिटी जब डिक्रीज हुआ, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट डेबिट। में गया।
और डिस्काउंट हमें 400 रुपया मिला जो कि हमारा क्या है, इनकम है। तो इनकम बढ़ जी गया तो इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इनकम जब क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, सोहन के नजरिया से देख रहे हैं इसको। ये नहीं, ये आप अंकित देखा ना, अंकित के बुक में एंट्री कर रहे हैं आप, अंकित कर अंकित रहा है के ना बुक कि में। हाँ, कि अंकित के बुक में एंट्री कर रहा है ना। सोहन तो रिसीव करेगा, तो सोहन तो खुद एंट्री करेगा कैश अकाउंट, रिसीव हुआ ना, टू अंकित हाँ अकाउंट, सोहन रिसीव करता। अंकित अकाउंट, और कैश कितना रिसीव हुआ, 9600, और अंकित को कितना देना था, 10,000। तो ये सोहन का तो लॉस हो गया ना, डिस्काउंट एक्सपेंडिचर हो गया, तो सोहन तो ये एंट्री पास करेगा, ये अंकित के बुक में। तो यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि एक ही एंट्री में दो एंट्री हुई है एक साथ, इसकी कंपाउंड एंट्री है, और इसका भी लेजर हम बनाएंगे। और यहाँ पे इस एंट्री में कितने आइटम हैं, 1 2 3। तो 3 लेजर बनेगा। ठीक है, लेजर 3 लेजर तीन, बनेगा। 3 लेजर बनेगा। और सबसे पहले अगर आप सोहन का लेजर बनाएंगे तो सोहन का 10,000 रुपीज से डेबिट है, तो सोहन 10,000 रुपीज से सोहन के लेजर में, सोहन डेबिट साइड में सेकंड पार्टी का नाम लिखते हैं। तो पर 9600 से बैंक था और 400 से डिस्काउंट रिसीव था। ठीक है, पड़ोसी का नाम ठीक चिपका है। दिए। बैंक अकाउंट में एक ही अमाउंट था 9600 क्रेडिट साइड में, तो सोहन को 9600 लिखा, और डिस्काउंट रिसीव हमने किया, इनकम बढ़ गया, तो वहां पर सोहन को 400 से हमने क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव हुआ था, हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जी हो रहा हो रहा। हो जाएगा हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए अब आपके सामने हम एक, आपको क्या मैंने ओपनिंग एंट्री पढ़ाया था, ओपनिंग एंट्री नहीं नहीं। नहीं पढ़ाया था। चलिए तो अभी ओपनिंग एंट्री भी यहाँ पे पढ़ लेंगे साथ में, और हम लोग लेजर भी इसका बनाना देखेंगे, जर्नल एंट्री भी सीख जाएंगे, लेजर भी बनाना सीख जाएंगे। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है वो आप ध्यान से समझिए। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, उससे पहले, उससे समझने से पहले आप समझ लीजिए ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। देखिए, आपको पता है किसी भी फिनेंशियल ईयर में, किसी भी फिनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होती है, और उसका अंत, खात्मा, बंद होता है वो 31 मार्च पे। यानी कोई भी फिनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शन जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग करना। क्या करना, अकाउंट ओपन करना। जब हम फर्स्ट डे को पहली बार एक बनाते हैं ना हम लोग, जैसे लक्ष्मी पूजा दिवाली में करते हैं ना, एक नया रजिस्टर लेके आता है दुकानदार सब, उस पर स्वास्तिक का निशान बनाता है, ऐसा कुछ श्री गणेशाय नमः लिख के फिर वहां से स्टार्ट करता है लिखना। इसी तरह हाँ होता। कंपनी लोग 1 अप्रैल को एक अपना अकाउंट ओपन करती है, न्यू अकाउंट स्टार्ट करती है, उसको बोलते हैं अकाउंट ओपन करना। फिर जब 31 मार्च आता है, तो उस डेट को सारे अकाउंट का हिसाब किताब लगा लिया जाता है कि इस साल में हमने कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना एसेट खरीदा, कितना लायबिलिटी खरीदा, किसको पेमेंट किया, किससे पेमेंट लेना है। ये सब इस डेट को 31 मार्च को हिसाब किताब करके लिख लिया जाता है, और इसी को बोलते हैं अकाउंट क्लोज करना, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना, अकाउंट बंद किया जा रहा है। तो इस डेट को मान लीजिए, हम तो लिखेंगे ना कि भाई इस डेट को 31 मार्च को हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख रुपए का, हमारे पास जो डेटर बच गए जिनसे पैसा लेना है वो है 2 लाख के। इसी तरह हम लाइबिलिटी के बारे में भी लिखेंगे कि क्रेडिटर को पेमेंट करना है 50,000 का, लोन हमने बैंक से ले लिया इस ईयर में 50,000 रुपए का। तो इस तरह हम दोनों बैलेंस को लिखते हैं, और नेक्स्ट डे जो हमारा 31 मार्च 2021 को लास्ट क्लोजिंग बैलेंस था, वही बैलेंस 1 अप्रैल 21 को जाके बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस। हाँ, ओपनिंग बैलेंस क्यों बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस मानती है कि एवरी ईयर हम यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो पिछले साल से जो हमको पैसा आया
पिछले साल से जो हमको पैसा आया वो पैसा, यानी प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, इसी तरह जो लाइबिलिटी आया वो लाइबिलिटी हमारा मान के चलते हैं जो ओपनिंग बैलेंस है, स्टार्टिंग में हमारे पास था, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और इसी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करना, जर्नल एंट्री करना ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, ओपनिंग एंट्री कहलाता है। जैसे आपको इसको ओपनिंग एंट्री आप 2 सेकंड में सीख जाइएगा, बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से अपना अकाउंट स्टार्ट किया है 21 से, तो इस डेट में जब आप कोई बिजनेस, ये मान लीजिए कि हम यहाँ से जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज पहला ही दिन है, तो हमारा बैलेंस कितना रहेगा हर चीज का? 0। हाँ, 0 हो सकता है। अब पहला मान दिन लीजिए स्टार्ट। पिछले साल वाला यानी 31 मार्च 21 वाला, यानी लास्ट ईयर वाला, आपको प्लांट एंड मशीनरी मिल गया, कैश एंड बैंक मिल गया, तो ये सब जो यहाँ पे मिल गया, तो इस 0 में प्लस होके मान लीजिए 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी मिला, तो एसेट क्या हुआ? एसेट तो बढ़ गया। तो बढ़ गया, तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो यही बस जो आपको बताए, एसेट बढ़ गया तो डेबिट, घट गया तो नहीं, जोड़ देते हैं इसमें हाँ, तो जो पिछले साल का। पिछले साल वाला, तभी तो ओपनिंग बैलेंस हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये कुछ ओपनिंग एंट्री है 1 अप्रैल 18 का, यानी कि 31 मार्च 18 को ये सब बैलेंस रहा होगा क्लोज में। तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे यही सब बैलेंस बचा हुआ था, तो ये आपको दिया है, बोला है इसको जर्नल एंट्री करना। तो हमको नहीं लगता आपको सिखाने की जरूरत पड़ेगी। कैश इन हैंड, अभी तो पहले डेट में हमारा बैलेंस क्या रहता है? 0। तो पिछले साल से आया है, तो ये प्लस हो गया होगा, ये प्लस हो गया होगा, तो ये प्लस हो गया, तो सब तो बढ़ ही गया। इनपुट आईजीएसटी भी एसेट है, इनपुट एसजीएसटी भी एसेट है, प्लांट भी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट है, और क्रेडिटर जो है सो हमारा लाइबिलिटी है। तो आपको पता है कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? एसेट तो डेबिट होता है, डेबिट होगा, और लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो बस वही देखिए नीचे जनरल एंट्री किया हुआ है, तो आपको हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जो कि ओपनिंग एंट्री क्या होता है आप आसानी से समझ गए। जो आपको हम गोल्डन रूल सिखाए हुए हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस वही बात है जो कि आप सीख चुके हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी जनरल एंट्री किया है सबका अलग अलग से लेजर बनाया है, केस कैश का अलग बनाया है, डेटर का अलग बनाया है, सबका बनाया है लेजर। तो हम इस एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे किसी और एग्जाम्पल से, और वो हम सिखाएंगे आपको इस एग्जाम्पल से। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप, खैर छोड़िए अभी देख ही लीजिए तो बेहतर रहेगा, बैठ के बाद में आराम से बनाइएगा। यहाँ पर मेरे साथ साथ आप जनरल एंट्री बता देते तो बेहतर रहेगा। बताइए पहला का जनरल एंट्री क्या होगा, फटाफट एकदम स्पीड में। रमेश स्टार्टेड विद बिजनेस विथ कैश। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। एकदम परफेक्ट। पेड इनटू बैंक। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। एकदम ठीक है। बॉट गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। एकदम सही। ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्रॉ ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट है सोल्ड कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट। कृष्णा को उधार पे गुड बेच दिए। कृष्णा को डेबिट कर देंगे और सेल अकाउंट। ठीक है, कृष्णा अकाउंट, सेल अकाउंट। टू सेल एकदम परफेक्ट है। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। उधार पे गुड्स खरीद लिया। 1 मिनट। अबाउट गुड्स फ्रॉम श्याम, क्रेडिट। श्याम से उधार पे हम गुड्स खरीद लिए। तेजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जा रहा कोई बात नहीं, तो वही तो आपको प्रैक्टिस कराना है, तभी तो तेजी में जवाब दे पाइएगा। है। बॉट मतलब सीधे परचेज चले जाइए, सीधे परचेज अकाउंट तो ये हो जाएगा। श्याम तो अकाउंट। श्याम। अब कृष्णा से पैसा रिसीव कर रहे हैं, हाँ, तो कृष्णा से पैसा रिसीव किए, कैश में या बैंक को तो नहीं दिया हुआ। तो कैश बैंक दोनों लिखेंगे हम अब लिख करके। कैश या बैंक अकाउंट टू कृष्णा अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड हिम। पेड कैश टू श्याम किए, श्याम को पैसा कितना दिए? 2150।
और डिस्काउंट भी दिए हैं 100 तो रुपये। एक मिनट सर, एक मिनट। हम्म, कैश को हम पेड किए हैं कृष्णा को, हाँ श्याम को पेड किए हैं। श्याम को तो पे। श्याम तो बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा श्याम। हाँ श्याम को क्या करेंगे? श्याम क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट कर श्याम देगा। श्याम को हम उसको डेबिट कर पेड देंगे। किए। टू तो कैश हो जाएगा और बीच में डिस्काउंट दिए हैं तो मतलब सर, खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। जी। कैश सेल फॉर द मंथ, पूरे महीने खर्चा का सेल किया हुआ है ये एंट्री। उसका बाद रेंट पे किए हैं। कैश टू सेल हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, उसका रेंट पे। रेंट पेड, रेंट पे। इस दोनों एक ही जनरल एंट्री है, कैश टू सेल फॉर द मंथ और रेंट ये तो पेड अलग रेंट। हो गया, ये तो बता दिया कैश टू सेल। रेंट अकाउंट टू हो जाएगा इसका, रेंट अकाउंट टू कैश या बैंक। ठीक है। पेड सैलरी टू राम। सैलरी टू राम, पेड सैलरी टू राम, सैलरी अकाउंट टू राम अकाउंट। राम अकाउंट की सैलरी कभी उधार में दिया जा सकता है क्या? नहीं सर, उधर में कैश हो जाएगा, कैश हो जाएगा। हाँ बस हो गया। ये सारा जर्नल एंट्री आप कर लिए फटाक से, देखिए कितना कम टाइम लगा आपको। अभी आपको क्या करना है, इस पूरे जर्नल एंट्री में जो भी आपके सामने है उसको गिन लेना है। क्या गिनना है? तो अलग अलग नाम कितना है, जैसे इस पूरा जनरल एंट्री में जैसे कैश एक नाम हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग में पेंसिल से नंबरिंग कर लीजिएगा, कैश एक, कैपिटल दो। उसके बाद जहां जहां कैश मिले उसको छोड़ दीजिएगा। नया कौन मिला? बैंक तीन। कैश, कैश का नंबर दे चुके हैं एक, तो कैश छोड़ दीजिए। परचेज चार, कैश फिर छोड़ दीजिए, कैश फिर छोड़ दीजिए। बैंक का भी नंबर दे दिए हैं तो बैंक को भी छोड़ दीजिए। ठीक है। कैश ऐसे ऐसे। को चुन चुके हैं, बैंक को चुन चुके हैं, परचेज नया आया है, तो कैश को परचेज को छोड़ देंगे। चार हाँ नंबर दे ठीक है। दिए। फिर नीचे आइए, 5 नंबर कृष्णा। पे कृष्णा, कृष्णा नया नाम आया है। सेल भी नया नाम है। कृष्णा आया है नया नाम। जी जी। तो कृष्णा को फिर हम क्या नंबर दे देंगे? 5वां। हाँ तो इसी तरह सबको नंबर दे दीजिएगा, अलग अलग नाम वाले को। उतना ही लेजर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। और सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे चलिए एक बार आपका हम एक काम करवा देते हैं, फिर बाद बाकी आपको होमवर्क में घर में बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे कैश गिनिए कितना जगह है कैश। ये गिनिएगा कि डेबिट में कितना जगह है और क्रेडिट में कितना जगह है। तो डेबिट में जितना जगह उसको हम लोग देते हैं ए नाम, ए। तो एक जगह डेबिट में, और जो क्रेडिट में उसको बी देते हैं, यहाँ भी बी, यहाँ ए। फिर आगे आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। फिर ए। रुक जाइए, इसको तो घसका लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ए बी चेंज हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। तो गिन ही लेते हैं, पहले डेबिट वाला गिन लेते हैं फिर क्रेडिट वाला, नहीं तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि निशान भी तो ऊपर नीचे होता है। चलिए, एक 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 दो। दो हो गया अप्रैल 4 तक। दो 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 दो। उसके बाद दो तीन। जो उसका तीन 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 तीन। उसके बाद चार। चार बस। चार हो गया डेबिट में हमारा। अब क्रेडिट में नीचे तरफ से गिन लेते हैं। क्रेडिट में नीचे तरफ से गिनिए। एक, तो एक हो हो गया। गया आपका एक 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 दो। दो 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 तीन। तीन और चार, चार चार चार, तो चार डेबिट में और चार क्रेडिट में। तो सबसे पहले आप कैश अकाउंट बनाएंगे, ये देखिए लेजर बना हुआ है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का लेजर बना हुआ है। इसमें देखिए चार जगह डेबिट और चार जगह क्रेडिट। आप बोलिएगा पांच है, तो ऊपर में रेंट और सैलरी को एक ही साथ कर दिया है तो चार ही होगा। आप चाहे तो रेंट टू कैश अलग अलग भी लिख सकते थे, और इसने क्या किया है, कंबाइंड कर दिया है। और सैलरी टू कैश अलग अलग लिखिएगा तो पांच। तो चार यहाँ डेबिट में और चार क्रेडिट में। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह आप यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे और इसको
जो डेबिट वाला है उसको पड़ोसी के नाम के साथ अमाउंट के साथ लिख देंगे, जो क्रेडिट वाला है उसको क्रेडिट में लिख देंगे, लेकिन नाम पड़ोसी का रहेगा। ऊपर वाले का अगर क्रेडिट में लिखे हैं तो डेबिट वाले का नाम लिखिए, और डेबिट में लिखे हैं तो क्रेडिट वाले का नाम लिखिए। जैसे कैश टू कैपिटल था पहला ट्रांजेक्शन, तो कैश डेबिट में था तो हम लिखे डेबिट में ही है, लेकिन किसके नाम से? क्रेडिट वाले का नाम। क्रेडिट के नाम से, कैपिटल अकाउंट। फिर आप क्या किए थे, नेक्स्ट एंट्री क्या था आपका, बैंक में जमा किए थे, तो बैंक टू कैश किए थे ना, तो बैंक टू कैश, तो बैंक टू कैश किए थे, तो कैश कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही लिखे हैं, लेकिन किसके नाम के साथ, बैंक के नाम के साथ, डेबिट वाले के साथ। तो क्रेडिट वाले में लिखेंगे डेबिट वाले के नाम से, या डेबिट वाले में लिखेंगे क्रेडिट वाले के नाम से। तो ये आप लेजर इस तरह बना लेंगे। फिर आपको मुझे जो सिखाना नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आप लेजर बना लेंगे फिर आप देखेंगे आपको दिक्कत होगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है वो हम आपको एक और स्टेप सिखा रहे हैं। ये जब टोटल कर लेंगे आप, तो आप देखिएगा कि आपके पास जितना भी पैसा आता है वो सब कहाँ जाता है, डेबिट में। तो ये पैसा आया है सो आपके पास गया है डेबिट में। इसको आप जोड़ लेंगे सारा चारों अमाउंट को, और ठीक है। जितना भी पैसा आपके पास से गया है उसको आप एक, जैसे 1,10,500 जोड़ लिए, उसमें से आप इस सब को माइनस करते चलिए, बैंक अकाउंट, परचेज, श्याम, रेंट, सैलरी, यहाँ तक आप माइनस कर लेंगे। अगर कुछ पैसा बचेगा, अगर कुछ ये मेरे से पैसा, क्या बोलेगा, तो माइनस करना। पहले डेबिट वाले को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जो बैलेंस बचेगा उसमें से क्रेडिट वाले सबको घटाते चलिएगा। जब सब घटा दीजिएगा तो जो पैसा बचेगा उसको आप लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी के नाम से, जितना अमाउंट बचेगा। जैसे 1,10,500, पहले -70,000, फिर -5,000, फिर -21,50, -500, -3,000, यहाँ तक घटा के फिर पैसा बच गया हमारे पास 29,850। इसको लिखिएगा किस नाम से, लास्ट डेट का यहाँ पे डालिएगा और लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, सी से याद रखिए क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे होता है ये कैरीड फॉरवर्ड, लेकिन इसको अभी आप सी से याद रखिए क्लोजिंग, क्योंकि आप उतना याद नहीं रख पाइएगा, और इसलिए यहाँ पे लिखिएगा बैलेंस सीडी और वो अमाउंट लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे जैसे 1,10,500 जहां लिखे हैं उसके ठीक सामने यहाँ भी 1,10,500 लिखिएगा, और दोनों बराबर हो जाएगा। फिर जो आपका बैलेंस लास्ट में सीडी बचा है, ये जोड़ने के बाद ये एक लाइन खींचिएगा, इसके सामने जोड़ दीजिएगा, तो ये भी उतना ही हो जाएगा। अब फिर उसके नीचे एक छोटू सा लाइन खींचिएगा, और फिर ये बैलेंस उठा के आपको डेबिट साइड लेके जाना है, ये बैलेंस उठा के डेबिट साइड ले जाना है। यानी मई 1 तारीख को हमारे पास कैश का बैलेंस 29,850 है। एक बार फिर बताता हूं, फिर सुनिए। डेबिट मतलब जो पैसा, जनरल एंट्री में हम लोग डेबिट का मतलब क्या समझते हैं, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। तो इस साइड हमने सब पैसा वो लिखा है जो हमारे पास आया है, इस साइड हमने वो सारा पैसा लिखा है जो हमारे पास से गया है। तो आया पैसा में से गया पैसा घटा देंगे, आया पैसा माइनस गया पैसा, तो गया पैसा घटा देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आया हुआ पैसा मेरा 1,10,500। 500, उसमें से गया पैसा घटा देंगे, तो जो बच जाएगा हमारे जेब में उसको लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऐसे समझिए। और यहाँ पे उतना पैसा लिख देंगे, कितना हमारे जेब में है 29,850, तो हमारे जेब का जैसे 70,000 प्लस 5,000 प्लस 2,150 500 जोड़िए प्लस नहीं, ये हो 3,000। गया 75,000, 75,000 दो 77,000, 77,000 माइनस 80,000, सॉरी प्लस 3,000, 80,000, 80,500, 80,500 और ये 150, 80,650 हो गया। 80,650 में से अभी रुकिए, 1,10,500 में से घटाइए, तो अभी 1 लाख में से अगर 80,000 घटा दें तो बच जाता है 20,000।
और 20,000 बच गया, और 20,000 में से 650 घटा दें तो बच गया 19,350। 19,350 प्लस 10,000 29,350 और प्लस 500 हो गया आपका 29,850। वही बैलेंस बच गया यहाँ पे। तो उसी को जो 29,850 बच गया उसको हम लोग बोलेंगे पॉकेट में बैलेंस है महीने के लास्ट में। महीने के लास्ट में हमारे जेब में पैसा है, उस पैसा को बोलते हैं जो महीने के लास्ट में आपके जेब में था, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी। और उसी पैसा को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इस साइड जितना हमारा आया वो सब जोड़ के 1,10,500 हुआ, और इस साइड भाई साहब हमने इतना खर्चा किया है और इतना अभी भी मेरे जेब में है, दोनों को मिला के इतना ही पैसा होना चाहिए ना। मान लीजिए आपके पास जितना पैसा आपके पापा आपको 10,000 रुपया दिए मान लीजिए महीना में खर्च करने के लिए, उसमें से आप 5,000 रुपया खर्चा किए, तो 5,000 और अगर आपके जेब में 5,000 है तो ये भी तो 10,000 होगा। तो वही हम लोग जितना खर्चा किए और जब लास्ट में जेब में बच गया दोनों जोड़ के उतना ही अमाउंट होगा। तो कॉपी में दोनों को सामने आमने सामने ही लिखिएगा, जोड़ के लिखिएगा, जोड़ के 10,500। और जब जोड़ के लिख लीजिएगा तो जब पक्किया बैलेंस होता है, फाइनल बैलेंस होता है, तो उसके नीचे एक और लाइन छोटा सा खींच दिया जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछे जो कि तुम्हारे फिर ये जो पैसा बचा ये लास्ट हमारे जेब में बचा, तो इस पैसा को उठा के हम पहली तारीख, अगली तारीख या अगला साल कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में, ये 29,850 रुपया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, यानी हमारे जेब में पड़ा हुआ है पैसा, ओपनिंग बैलेंस। कोई हमसे पूछेगा कि पहली तारीख को आपके पास कितना पैसा है, तो हम बोलेंगे 29,850 रुपया हमारे पास पैसा है। कहाँ से आया है, तो पिछले मंथ से आया है, यानी क्लोज से आया है। कहाँ आया है, तो शुरुआत में आया है, तो बैलेंस बीडी। जो शुरुआत का बैलेंस हो उसको बीडी लिखेंगे। और बीडी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सीडी से आया है। बीडी इसलिए लिखेंगे क्योंकि सीडी से आया, सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस था। इससे आदमी समझ जाता है क्या है कि जो क्लोज का बैलेंस था वही शुरुआत का बैलेंस बना है, तो बीडी सीडी से आया है इसलिए बीडी लिखा हुआ है 29,850। तो अगर आपका ओनर या बॉस आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपके पास कितना पैसा है, तो आप उसको फटाक से बता दीजिएगा कि 29,850 हमारे जेब में पैसा बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर। ये सब आपको सारा आइटम का आपको लेजर बनाना है। यहाँ पे देखिए क्या वो आप ना क्या बोले, तारीख का हिसाब हुआ है, एक मंथ का हिसाब हुआ अप्रैल अप्रैल का। जी कहने का जैसे अप्रैल से मार्च तक का होता है ना, 31 मार्च तक का। हाँ तो पूरे साल का हिसाब करेंगे तो पूरे साल का हिसाब होगा। ये एक महीना का हिसाब था हमारे क्वेश्चन में, एक महीना का ही बोला था करने के लिए, जोड़ घटाव गुना भाग, तो एक महीना का ही किए। पूरे ईयर का देगा तो आपको ईयर का कर निकालना पड़ेगा, और ईयर का भी अगर आपको देगा तो ऐसे ही मंथ वाइज आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अप्रैल का निकल के आ गया मई में, अब मई में अप्रैल से बैलेंस बचा इतना, अब मई का ट्रांजेक्शन इसके नीचे लिखिए, इधर आने वाला इधर जाने वाला, फिर बैलेंस निकालिए, फिर जून में ले जाइए। तो ये सब आपको निकाल के ले जाना पड़ेगा, सबका बैलेंस बताना पड़ेगा, किसका बैलेंस है किसका बैलेंस है, किस कहाँ जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया। ठीक है, तो अगर आप ऊपर से देखिए तो ये देखिए, अगर आपसे ऊपर देखिए तो कैश में इधर डेबिट जोड़ के क्रेडिट घटा के बैलेंस निकाला है। और उसके बाद अगर आप देखिए, उसके बाद आप देखिए तो उसके नीचे है कैपिटल, उसमें भी कैपिटल में एक ही ट्रांजेक्शन था, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट साइड में था, तो बाई कैश यहाँ पे 1 लाख लेके आए और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कर दिए, यानी कैपिटल का एक ही ट्रांजेक्शन था, तो बस क्रेडिट साइड वाला जोड़े और उतना ही अमाउंट यहाँ पे सीडी में लिख दिए, तो यहाँ पे एक ही था। बैंक वाले में फिर वही किए हैं जैसा कैश में किए हैं, एक ट्रांजेक्शन इधर था, 2 ट्रांजेक्शन इधर था, तो बीडी सीडी निकला है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देखिए, परचेज में 2 ट्रांजेक्शन था नहीं जोड़ा, और परचेज के ऊपर स्टार भी लगाया हुआ है। सेल में देखिए 2 ट्रांजेक्शन था, इसको भी नहीं जोड़ा, स्टार लगाए हुए हैं। कृष्णा में लेकिन जोड़ के ये बस सेल और कैश का लिखे हुए हैं।
दोनों बराबर बराबर हो गया। श्याम में देखिए बैलेंस नहीं निकाला है, जोड़ के बस लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में देखिए बैलेंस नहीं निकाला है। रेंट में देखिए बैलेंस बीडीसीडी नहीं निकाला है। सैलरी में देखिए बीडीसीडी नहीं निकाला है। तो ये बीडीसीडी क्यों नहीं निकाला है, तो इसके लिए आपको एक बात रटना पड़ेगा। रटना क्या पड़ेगा कि अगर पुराने तरीका से चलिएगा तो, या यहाँ तक रहने दे, फिर अगले क्लास में करेंगे तो समझ में आएगा। अभी आप बनाएंगे यहाँ पे, बोलिए फटाफट। मेरे हिसाब अगली से क्लास में पहले आप करने ये का इसका सर। क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, या आपके बुक में कोई और भी है तो वो क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला है। इन 2 क्वेश्चन को आप एक बार जनरल एंट्री पास कीजिए और इसका लेजर बनाइए आराम से। और जब ये दोनों बना लीजिएगा तो फिर आपको बस इसमें एक ही पॉइंट बताना है। 5 मिनट का, अगले क्लास में हमारा लेजर खत्म हो जाएगा और आपका जो भी डाउट होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये किस अकाउंट को नीचे में टोटल करते हैं, किसको टोटल नहीं करते हैं, बस अब एक ही पॉइंट आपको हमें बताना है। ठीक है, तो यही तक रखते हैं। एक बार जरूर ये 2 क्वेश्चन ही, ओनली 2 क्वेश्चन लेकिन जरूर बनाइएगा, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि लेजर पढ़ा नहीं जाता है, लेजर समझा जाता है। एक बार समझ लीजिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। लेजर वैसे है बहुत आसान, लेकिन स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट और बोरिंग लगता है, इसलिए 2 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जनरल का कंफ्यूजन दूर कर। जनरल कहाँ, बोलिए क्या है आपका कंफ्यूजन? रेंट एडवांस रेंट का एडवांस पेमेंट वाला। एडवांस पेमेंट, हाँ ये वाला है। रेंट आपने एडवांस पेमेंट किया है तो क्या हुआ, ये पहले पेड कर दिया और सर्विस बाद में यूज करेंगे तो प्रीपेड, प्रीपेड ही तो होगा। प्रीपेड ही होगा। तो प्रीपेड क्या होता है, एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? एसेट हो जाएगा। तो एसेट होता है, तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो क्या होगा ये? डेबिट हो जाएगा। बस बात खत्म। तो आपको तो पता ही है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। जब हम किसी को रेंट पेमेंट करते हैं, तो रेंट पेमेंट करते हैं तो जनरल एंट्री होता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हमें मान लीजिए जब हमने रेंट पेमेंट कर दिया तो हमें पता चला कि भाई साहब ये तो 2 मंथ का रेंट पे हो गया, 2 मंथ का रेंट पे हो गया, जबकि रेंट तो 1 महीने का 5,000 रुपया ही है। तो अगले महीने का भी रेंट पेमेंट हो गया, तो अगले महीने तो हम ये एंट्री नहीं कर सकते ना, रेंट टू कैश, क्योंकि पेमेंट तो फिर मान लीजिए ये मई का महीना है, तो जून में तो हम नहीं पेमेंट कर रहे हैं जो ये एंट्री पास करेंगे। तो हमने रेंट अकाउंट को कितने ज्यादा से डेबिट किया है, हमने रेंट अकाउंट को कितने ज्यादा से डेबिट किया है, 5,000 रुपये से। और ये जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो क्या है, प्रीपेड है, पहले पे कर दिया। तो एसेट क्रिएट कर लिया, एसेट बना लिया 5,000 रुपये का, तो इन एसेट बन गया तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है। आपका वॉइस बहुत वो हो रहा है। आपका जो इंक्रीज हुआ है प्रीपेड एसेट, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और रेंट हम पहले 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डेबिट कर लिए थे, तो रेंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, हो गया जनरल एंट्री। प्रीपेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बताइए क्या दिक्कत है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है? और पूछ लेंगे अगर आएगा तो। चलिए कुछ ठीक पूरा है, दिन उसका कोई बात नहीं। यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर बचा खुचा हम लोग लेजर का अगली क्लास में कर लेंगे। हम लोग का लेजर हो जाएगा खत्म। जितना भी क्वेश्चन है सब समेट के रखिए, कंफ्यूजन मत रखिए, जितना पूछना है पूछिए, पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं, कितना भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आप अपना ठीक है। तरफ से मेहनत कीजिए, हम अपने तरफ से 100% आपको दे रहे हैं। आपके स्कूल में लेजर वगैरह खत्म हो चुका होगा आई थिंक। वहाँ तो बहुत आगे जा रहा हाँ है। तो स्कूल फिर का टीचर सब जीएसटी पढ़ा नहीं रहा है किसी को, क्योंकि उसको खुद जीएसटी नहीं आता है पढ़ाने, खुद पढ़ रहा है।
चलिए ठीक है, तो आप पढ़ लिए हैं तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार कोई कंफ्यूजन होगा पूछिए। और अब थोड़ा अकाउंट में स्पीड पकड़िए, क्योंकि लेजर के बाद हम लोग भी थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। लेजर के बाद आपको पढ़ाएंगे जस्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आपको पढ़ाएंगे कैश बुक, कैश बुक के बाद आपको पढ़ाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसके बाद हम लोग जाएंगे फाइनल अकाउंट पे। और फाइनल अकाउंट के बाद हम लोग, अभी बहुत सिलेबस बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पिकअप पकड़िए, नहीं तो स्कूल में आपका फरवरी के बाद 12th में आपको इन करा देगा, और 12th में इन कराएगा तो 11th आपका छूट जाएगा वहीं पे। हालांकि फरवरी मार्च में अगर आपका इन करवा देगा फिर भी हम 11th आपका कंप्लीट करवा देंगे, भले हम लोग को थोड़ा टाइम लगे तब भी, लेकिन मतलब थोड़ा सा आपका अपनी तरफ से इफर्ट डालिए तो आपका एकदम चकाचक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। जनरल का सर क्वेश्चन अब करना हम स्टार्ट कर देते हैं, जनरल का भी और हाँ लेजर का हाँ इधर बिल्कुल, से अब वेट मत दोनों कीजिए। का। तो और उसके बाद आपको सेंड करते देखिए, जाते हैं बना बना आपका के। बोर्ड का एग्जाम होना है नहीं, आपका स्कूल का एग्जाम होगा। तो जहां तक मेरा ओपिनियन है, आप अपने मेहनत का 75% अकाउंट का भी शिफ्ट कीजिए। नेक्स्ट ईयर जब 12th में हम लोग इन करेंगे तो सब पे इक्वल टाइम देंगे। इक्वल टाइम तभी दे पाएंगे ना कि जो आपका मेन टेक्निकल पेपर होगा वो आपके लिए आसान होगा, तभी तो। जी जी हम्म, ठीक है, तो कीजिए, उसके बाद मिलते हैं फिर अगले क्लास में कल शाम। ठीक है। जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर।